नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है हमारी पृथ्वी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं, जैसे ब्लैक होल, गैलेक्सी, इन सब चीजों को देखा था। उसके आगे हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत देखे थे। फिर हमने देखा कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित जो हमारा सूर्य है उसके बारे में देखा था। साथ साथ उसके बाद जो है हमने देखा था सौर मंडल के विभिन्न ग्रह हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सौर मंडल के एक महत्वपूर्ण पार्ट जहां पर जीवन पाया जाता है, यानी हमारी पृथ्वी के बारे में, यानी कि एक ग्रीन ग्रह जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं और जहां पर जीवन पाया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। अगर पृथ्वी की स्थिति की बात करेंगे तो उसका क्रम क्या होता है, सूर्य से उसका क्रम होता है तीसरे नंबर का। यानी आप देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन होता है, बुध होता है। उसके आगे आप देखेंगे शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये ग्रह थे। तो तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। वहीं आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा है, आप जानते हैं जुपिटर। फिर उसके आगे सैटर्न होता है, यूरेनस, नेपच्यून हमारी अर्थ हो गया, फिर आगे वीनस, मार्स, देन आप जानते हैं मरकरी यानी बुध आता है। देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है। देखिए पृथ्वी आकार जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी आकार मतलब जो है गोलाकार आकार की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी देखिए दिखने में भले ही गोलाकार होती है, लेकिन इसका आकार कैसा है, ज्यूआइड है, यानी किस प्रकार से एक अंडाकार आकृति में आपको देखने को मिलेगी। देखिए सर्वप्रथम देखा जाए यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने यह बताया कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। लेकिन आप जानते हैं वर्तमान समय में विभिन्न तकनीकों का विकास हो चुका है, हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। यानी क्या है, एक सैटेलाइट स्टेज में हम लोग देख सकते हैं कि हमारी मतलब बाहर भी जाकर हम लोग देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी एक्चुअल में दिखती कैसी है। तो विभिन्न अध्ययनों के बाद यह पाया गया कि हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार गोलाकार नहीं होकर जियोइड शेप का है। तो ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी का आकार जो है मतलब ज्योइड शेप क्यों है, क्योंकि जानते हैं जो विषुवत क्षेत्र होता है वहां पर जो है केंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है उस भाग पर पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, और सूर्य के परिता क्या होती है, परिक्रमण करती है। तो अपने जब अक्ष के उसमें घूर्णन करती है तो क्या होता है, यहाँ पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ये यहाँ पर उभरी हुई नजर आने लगती है, और यहाँ पर जो है ध्रुवों के पास आपको चिपटी दिखेगी, यानी चपटेकार आकार में दिखेगी। इस वजह से पृथ्वी का शेप जो है ज्यूआइड आपको देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पर फिगर में देख पाएंगे। तो बात आती है, हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करने से पहले ये जान लेते हैं कि पृथ्वी में मतलब अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम किसी भी स्थान की स्थिति को जान सकते हैं, यानी उसकी लोकेशन को समझ सकते हैं, और वहां पर ऐसा क्यों है, जलवायु कैसी क्यों पाई जाती है। ये सारी चीजों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं वो हम लोग अक्षांश और देशांतर के आधार पर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। देखिए अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर जो खींची गई कोणीय दूरी होती है वो क्या होता है, अक्षांश कहलाता है। यानी क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, यहां से हमने क्या किया, विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, विषुवत रेखा है। हमने क्या किया, इसको आधार मानकर जो हमने कोणीय दूरी खींची है, तो यही जो कोणीय दूरी होती है यही क्या होती है, अक्षांश कहलाता है। और जो है दो अक्षांश के बीच की मतलब जो अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं, विषुवत रेखा के समानांतर होते हैं। जैसे देखिए आप प्रैक्टिकली समझिए, ये विषुवत रेखा है, इसके समांतर क्या है, ये वाला अक्षांश देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये 23.5 डिग्री है, इसको नॉर्थ बोल दीजिए, और ये 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये कर्क रेखा हो गई और ये मकर रेखा हो गई। यानी 0 डिग्री के समानांतर कौन सी, 23.5 डिग्री की रेखा है। तो आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर होती है। जब हम लोग जो इक्वेटर यानी 0 डिग्री से पोल की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो होता क्या है, वृत्त की त्रिज्या में कमी आती चली जाती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री पर पृथ्वी का जो व्यास होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी यहाँ पर सर्वाधिक पृथ्वी मतलब परिधि कवर करेगी। लगभग इसका व्यास यहाँ पर 12,000 किलोमीटर के आसपास, 12,700 किलोमीटर के आसपास इसका जो है इसका व्यास देखने को मिलेगा। वहीं जब हम लोग देख रहे हैं, जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे इसके व्यास में कमी होती चली जा रही है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जो है अक्षांशी वृत्त की त्रिज्या में लगातार कमी होती चली जा रही है। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है, फिर आगे में देखेंगे इसमें इतना छोटा होता चला जाए, आखिरी में जो आपको एक बिंदु के रूप में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध कहते हैं।
यानी एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया और 23 डिग्री अक्षांश हो गया। मान लीजिए यहीं पर 30 डिग्री अक्षांश भी है, तो 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का जो अक्षांश होगा वो क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो भाई आप सुनते होंगे उष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो अब यहां पर समझ लीजिए हमने क्या बोला था, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। तो हमने बोला कि 0 डिग्री से 30 डिग्री का जो अक्षांश के बीच की दूरी होगी वो उष्ण कटिबंध होगा। उष्ण का मतलब ये है क्योंकि 0 डिग्री पर आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें क्या होती है? डायरेक्टली पड़ती हैं, जिसके कारण ये जो क्षेत्र होता है, और 23.5 डिग्री आप जानते हैं कर्क रेखा होती है नॉर्थ में, और साउथ में आपको मकर रेखा देखने को मिलती है। यहाँ नहीं, इस जगह पे जो है सूर्य की किरणें आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएंगी पड़ते हुए, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ के तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी ये उष्ण हो जाता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और 30 डिग्री से आप जब 60 डिग्री की ओर जाएंगे, नॉर्थ और साउथ के बीच में बता रहे हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर ऊपर का जो शीत कटिबंध है और नीचे का जो उष्ण कटिबंध है, इस पर यहाँ पर आपको मिश्रित रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक तरीके से तापमान मिश्रित रूप में आपको प्राप्त होगा, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो ऊपर का भाग यानी 60 डिग्री के ऊपर होता है उसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ध्रुवी पूर्वा का प्रभाव होता है। यानी ध्रुवी पूर्वा क्या है? जब हम लोग पवन टॉपिक पढ़ रहे होंगे, यानी विंड्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको वहां पर हम ध्रुवी पूर्वा के बारे में बताएंगे। आप जनरली ये समझ लीजिए इस क्षेत्र में आपको व्यापारिक पवनें चलती हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पछुआ यानी वेस्टर्लीज चलती हैं, और जो है उसके ऊपर ध्रुवी पूर्वा होती है, यानी जी ध्रुवी पूर्वा पवन चलती है। तो उस क्षेत्र में जो है उसके प्रभाव के कारण ये कटिबंध जो है शीत कटिबंध जो है कहलाता है, जो कि तापी प्रभाव से या कह सकते हो थर्मल प्रभाव से जो है यहाँ पर इसमें टेम्परेचर कम पाया जाता है। आगे देख लेते हैं 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त है। ऐसे समझिए जैसे ये है, जैसे ये आप इस प्रकार से देखिए हमारी पृथ्वी है, देखिए ये भी एक पूर्ण सर्किल बनेगा, ये भी एक ऐसे घुमा के देखिए पूर्ण सर्किल होगा, फिर ऐसे पूर्ण सर्किल। लेकिन जब यहाँ पर 0 डिग्री पे आ जाएंगे तो यहाँ पर पूर्ण सर्किल ना बनकर एक बिंदु के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो है 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी? पूर्ण वृत्त कहलाएगी। एक बात और जान लीजिए, जो विषुवत रेखा होती है, जो अक्षांशों में देखा जाए सर्वाधिक जो सबसे लंबी होती है वो क्या कहलाती है? विषुवत रेखा होती है, यानी जो इसकी परिधि सर्वाधिक लगभग जो है 40,000 किलोमीटर की आपकी परिधि जिसकी देखने को मिलती है विषुवत रेखा। तो इसी वजह से इसको हम लोग जो है ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं देशांतर क्या होते हैं। देशांतर यानी कि नॉर्थ पोल, देखिए ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो आप रेखा देख रहे हैं, और साथ साथ आप देखते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। दूसरा है जो 0 डिग्री देशांतर होता है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, जैसे ये देखिए ये अमेरिका है, ठीक, ये देखेंगे आप क्या है? अफ्रीका है। और यहां पर आप देखेंगे कि अफ्रीका क्या है, आप देखेंगे यहां पर क्या पड़ता है? ये इंडिया हो गया आगे। तो ये चीज देखिए, तो यहां से क्या होता है? ब्रिटेन आप देखते हैं, तो ब्रिटेन के ग्रीनविच नाम से स्थान से क्या होता है? एक रेखा खींची गई थी, ठीक है, ग्रीनविच स्थान से एक रेखा खींची जाती है। कब? 1854 में। तो ये तय किया जाता है कि जो है ये जो रेखा होती पृथ्वी को 2 समय में बांटेगी। जैसे इधर वाला हिस्सा जो कहलाएगा, मतलब ये 0 डिग्री है, इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ईस्ट कहलाएगा, और इधर वाला जो है हमारा कहलाएगा वेस्ट। यानी देशांतरों को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी बन जाती है? ये प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर प्रधान यमुनोत्तर रेखा, या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर ग्रीनविच रेखा। तो ये जो कहलाती है, तो ये यहाँ से 0 डिग्री पर खींची जाती है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। देखिए इधर जब जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? घटता चला जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखिए बढ़ेगा और इसके अकॉर्डिंग घटेगा।
ठीक है, जैसे हम लोग जैसे भारत को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भारत जो है 5.5 GTM के आसपास है। ठीक है, तो 5.5 GTM जो कहलाता है, यानी जो हम लोग 82 डिग्री देखते हैं ना, हम कहते हैं 82 डिग्री ईस्ट जो है भारत का जो है टाइम जोन है। ठीक है, तो टाइम जोन हम क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो है इससे 5.5 डिग्री 5.5 जो है एक्स्ट्रा प्लस में चलता है। यानी कि अगर यहाँ पर जो सूरज जिस समय यहाँ पर जो है मतलब उदय होता है, तो उसके 5.5 घंटे बाद जो है यहाँ पर उदय, यानी हम लोग इससे प्लस में चल रहे हैं और ये वाले हम लोग माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा को भी आप समझ चुके हैं। आगे देखते हैं, जो दो देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, सब जो है 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, देखिए जो विषुवत रेखा, ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान मिलेगी। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इवन 90 डिग्री तक आपको समान दूरी देखने को मिलेगी। लेकिन देशांतर के साथ ऐसा नहीं होता। देखिए क्या है, पोल के पास क्या होता है, सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, और जबकि विषुवत यानी जब हम लोग 0 डिग्री के आसपास होंगे, तो यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास जो है ये सर्वाधिक दूरी में मिलती है, लगभग 111.3 किलोमीटर के आसपास मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो दूरी जो है किसके बराबर हो जाती है, आप देखते हैं जो विषुवत रेखा के बीच मतलब जो है क्या देख रहे हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। और जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के आसपास आप देखते हैं 111.3 किलोमीटर हो जाती है। यानी यहाँ पर क्या देखेंगे, दोनों आपको बराबर नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ आप ये देखिए, जो विषुवत रेखा क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल को ये क्या करती है, कवर करती है। यानी एक पोल को दूसरे पोल से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। यानी जो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो आपने क्या दो चीजें समझी, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या है, सभी जो लॉन्गिट्यूडनल जो आप देखेंगे लाइंस होती है उनकी लंबाई बराबर हो जाती है लैटिट्यूड, यानी किसके, अक्षांश रेखा। किस अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। यानी कि सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो विषुवत रेखा के बराबर हो जाती है। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है सभी देशांतर रेखाओं के बराबर होती है। यानी ये जो सभी देशांतर रेखाएं होंगी वो भी क्या होंगी, ग्रेट सर्कल होंगी, यानी वृहत वृत्त कहलाएंगे। आप इस चीज को समझ चुके होंगे आई थिंक। क्यों, क्योंकि जो देशांतर रेखा होती है एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ती है, लेकिन क्या होती है, पोल के पास ये बिंदु के रूप में प्राप्त होती है, और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री के पास जो है इनकी जो लंबाई होती है वो सर्वाधिक होती है। तो विषुवत रेखा पर इनकी लंबाई सर्वाधिक हो जाती है और ध्रुवों की ओर जाएगी। देखिए विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ध्रुवों की ओर जा रही है तो कम होती चली जाएगी, और जब ध्रुवों पर पहुंच जाएगी तो क्या मिल जाएगा आपको, 0, यानी कि एक बिंदु के रूप में प्राप्त होगी। और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, सब एक दूसरे के साथ मिलती जा रही है। तो आप जान सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जैसे हम ऐसे खींचते जाएंगे तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा था ये हमारा बन गया भारत। ठीक है, ये हम पहुंच गए यहाँ पर, ये वाला आप एरिया देखेंगे, यही वाला आप पहुंच गए। तो यहां पर से क्या जा रही है, 180 डिग्री की रेखा। ठीक है, तो जो 180 डिग्री की रेखा है, अगर हम लोग इधर की ओर से आएंगे तो हम लोग कहेंगे 180 डिग्री ईस्ट है, और हम लोग जब उधर से देखेंगे तो हमको कहेंगे 180 डिग्री वेस्ट है। यानी हम भारत के साइड से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग कहेंगे 180 पूर्वी देशांतर। वही कोई अमेरिका की ओर से देख रहा होगा तो वो कहेगा 180 पश्चिमी देशांतर। तो ये जो दोनों को विभाजित करते हुए रेखा नजर आ रही है ना, यही ये तय करती है कि इधर हिस्से में दिन होगा और इधर के हिस्से में रात होगी। यानी क्या कह सकते हैं, यह क्रमागत दिवस को डिसाइड करती है। यानी कि इधर वाले हिस्से में जब दिन होगा तो इधर वाले हिस्से में रात होगा। इसको डिसाइड करने वाली रेखा कौन सी होती है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। और इसको जो है 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें तय किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होगी, वो होगी 180 डिग्री, जो कि आप समझ सकते हैं कहां से गुजरती है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा बेरिंग जल डमरू, बेरिंग जल डमरू।
यानी आप कह सकते हो जो बेरिंग स्ट्रेट है उससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम सीधी नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है इस क्षेत्र में कई सारे देश मिलते हैं, तो ये जो है उन देशों के, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक ही देश में एक समय दिन और रात नहीं हो सकता है, इस वजह से ये 8 बार मोड़ी भी जाती है। ठीक है, आई थिंक आप इसे समझ चुके होंगे। अब बचता है एक तथ्य और बचता है कि जो है ये ग्रीन मीन टाइम आपने देखा, ठीक है, तो अब ये देखिए 0 डिग्री जा रही है, यानी ये क्या है, हमने देखा था ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, और ये क्या है ग्रीन मीन टाइम, यानी आप देशांतर रेखा देख रहे थे, ग्रीन मीन टाइम। ठीक, तो अब देखिए ये कहां मिल रही है, ये अफ्रीका की जो गिनी की खाड़ी है, अफ्रीका की गिनी की खाड़ी के पास जो है ये जो है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा आपस में मिलती हैं, और ये कहां पड़ता है, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, या फिर कह सकते हो साउदर्न अटलांटिक ओशियन में मिलता है, आपको देखने को मिलेगा, और इसे अंध महासागर भी कहते हैं। जो किन किन देशों से होकर गुजरती है, देखिए एक तो हो गया ब्रिटेन, दूसरा हो गया फ्रांस, तीसरा हो गया स्पेन, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। उसके आगे आप देखेंगे अल्जीरिया हो गया, ठीक है, अल्जीरिया आके आप देखेंगे माली एक देश पड़ता है, फिर बुर्किना फासो आप देखेंगे, उसके आगे टोंगो देखेंगे, तो जैसे आपने टोंगो देख लिया, बुर्किना फासो हो गया, घाना हो गया, तो एक देश आपको देखने को मिलेगा घाना, और आगे आप देखेंगे यहाँ पर क्या पड़ता है, अंटार्कटिका। तो इतने देशों से होकर गुजरती है, यानी कौन कौन से देखने से देशों, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो हो गया, टोंगो हो गया, घाना हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऐसे सब देशों से जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है, बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे की क्लास में हम लोग जो है ये देखेंगे कि इक्वेटर से कौन कौन से देश होकर गुजरते हैं, साथ साथ फिर हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, कर्क रेखा क्या होती है, और उसके आगे मकर रेखा को देखेंगे, दिन और रात कैसे होते हैं, फिर उसके बाद पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है उसके बारे में देखेंगे, चंद्रमा पे कौन कौन से मिशन आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो ये सभी क्लासें हम लोग नेक्स्ट क्लासों से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।